इस वेले जो स्थिति हैगी है, इसके विच एक तां जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है कि कित्थे किस तरह के हालात ने और उन्होंने नजिठिया किस तरह के नाल जा रहा है। और इस तो इलावा जो हालात इस वेले घर दे विच बैठे लोगों के होए हुए ने, जो नैगेटिविटी, जो प्रैशर दिमाग ते आ रहा है, उसनूं थोड़ा जा रिलैक्स कर सकी और कि कुछ स्थिति असल दे विच है वो तुहाडे तक पहुंचा सके, एक मुहिम चलाई गई है। सो इस लिए मेरे नाल एक खास मेहमान मौजूद ने, डायरैक्टर पीजीआई जगत राम जी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा खास गलबात ते और खास तौर पर तुसीं समा जिहड़ा दिता अपने इस कीमती समय दे विचों कढ के, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। सर पहला सवाल यही है, एक तो सब तो पहला पूछना चाहांगी, तुसी पंजाबी दे विच गलबात करन दे लई ठीक हो, यानी कि सिर्फ पंजाबी या फिर हिंदी जिहड़ी भाषा वो वरती जावे? मैं हिंदी में बात करूंगा। हिंदी ठीक है। सबसे पहले यही सवाल है कि हालात हम सब जानते हैं क्या कुछ बने हुए हैं। चंडीगढ़ में एक तरह से पहले स्थिति ठीक हो गई थी, लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हो? जो मौजूदा स्थिति हम सब जानते हैं क्या बनी हुई है? अभी लगभग पिछले 2 दिन से जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे पहले जो हमारे पेशेंट थे कोई 25 के करीब थे और अब सडनली मतलब काफ़ी 35 के करीब काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो अभी पीजीआई में तो हमारे पास अभी 58 पेशेंट यहाँ पे है और ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो बापू धाम कॉलोनी है वहां से काफी सर्ज हुआ है केसेस का, काफी इंक्रीज हुई है। जी ठीक है। हमारे साथ लगातार बने हुए और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो हालात किस तरह के हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंडीगढ़ और पंजाब जो आपस में सटे हुए हैं और यहाँ के मामले जो है किस तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं वो और भी आते हैं, यानी कि सिर्फ कोरोना पेशेंट नहीं, और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो काफ़ी गंभीर स्थिति में बने होते हैं। उसको लेकर भी काफ़ी बड़ी चिंता बनी हुई है। सो हालात किस तरह से हैं आपको बता रहे हैं और लगातार हमारे साथ कुछ मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जगत राम जी के अलावा हमारे साथ डॉक्टर रमन चावला एमडी केयर मैक्स हॉस्पिटल से मौजूद हैं जलंधर से। जी रमन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, जानना चाहेंगे अगर जलंधर की स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा फिलहाल की स्थिति में जो मामले हैं वो अभी तक सामने आए हैं जलंधर में, स्थिति काफी खराब है। सबसे पहले जानकारी चाहेंगे। चलो रमन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बोलना जी, 1 2 3 बोलना सर। हाँ जी मैडम, पहुंच रही है। जी जी। जानना चाहेंगे जलंधर के हालात क्या हैं, स्थिति क्या बनी हुई है, पेशेंट्स को लेकर किस तरह से क्या कुछ सेहत विभाग खास तौर पर कर रहा है? जलंधर की हालत बहुत रिजनेबली कंट्रोल्ड है। जहां भी कोई भी केस मिल रहा है वहां हेल्थ अथॉरिटी, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है जी। वो एरिया को टोटल उन्होंने बंद कर दिया जाता है। अगर किसी भी जगह पे कोई पेशेंट आता है किसी भी हॉस्पिटल में, हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जी कि कोई पेशेंट जिसमें हम सस्पेक्टेड करते हैं वो हम एम्बुलेंस में खुद डाल के हमारी टीम वहां पे सिविल से छोड़ के आती है जी। और वहां पे बढ़िया सा उनका बात करने के बाद उनका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है रमन जी। एम्बुलेंस डॉक्टर्स की बात जो है इस समय सबसे फ्रंट लाइन पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जगत राम जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर पीजीआई की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ पर सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स नहीं और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा संजो के यहाँ पे रखा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि फ्रंट लाइन पे होकर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो क्या कठिनाइयाँ, क्या मुश्किलें सबसे पहले अगर आपकी टीम की बात करें तो उनको सबसे पहले आ रही हैं? हाँ, मतलब एक तो हमारा टीम वर्क का है। टीम वर्क तो हमारी काफ़ी अच्छी है और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो हेल्थ केयर वर्कर, जिसमें कि डॉक्टर्स आते हैं, नर्सिस आते हैं, एचए ऐसे है, सब एकजुट के काम कर रहे हैं। और कोरोना में जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट है, जो अधिकतर पेशेंट है वो माइल्ड तरह के पेशेंट है और इसमें कुछ 10 से 15% के करीब जो पेशेंट है जिनको कोई ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या कोई डायलिसिस की जरूरत है या कोई वेंटिलेटर की जरूरत है, वो तो हम लोग कर रहे हैं।
उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास तो यहाँ पे जो दूसरे पेशेंट जो नॉन कोविड टाइप ऑफ इमरजेंसीज भी काफ़ी आती हैं अभी भी, जबकि यहाँ पे कर्फ्यू है और सारे देश में लॉकआउट है और कर्फ्यू है, तो उसके बावजूद भी हमारे पास लगभग 750 के करीब दूसरे मरीज, कोरोना को छोड़ के दूसरे मरीज है, जो ज्यादातर मरीज जो इमरजेंसी के है या इंटेंसिव केयर यूनिट पे है। तो हमें मतलब दोनों तरफ का बैलेंस करना जरूरी हो गया है। जी, तो उसमें किस तरह की कठिनाइयां आ रही हैं? सबसे ज़्यादा बड़ी बात यही है, क्योंकि अभी की बात करें तो स्थिति ये है कि डॉक्टर्स यहाँ के स्टाफ अटेंडेंट, यहाँ की नर्सेज काफ़ी ज़्यादा, जो बहुत तादाद नहीं है लेकिन फिर भी मामले पॉजिटिव आ रहे हैं। उस स्थिति को कैसे देखा जा रहा है? सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यहाँ पर यही सामने आ रहा है सबके। जो आपने कहा कि जो हेल्थ केयर वर्कर है उस पे भी इन्फेक्शन देखने में आ रहा है, वो तो आप कंट्रीज के कोई भी हॉस्पिटल ले लीजिए, न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल ले लीजिए या कंट्री के कहीं और के भी ले लीजिए, और हमारा नंबर इतना ज्यादा नहीं है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ मतलब 1.5-2 महीने के पीरियड पे है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि सबको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जैसे कि पीपी किट है या N95 मास्क है या जो पूरी प्रोटेक्शन किट है, उसका खास कर ध्यान रखा गया है। और उसके लिए जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है उनको भी हमने कहा है कि आप पूरा प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करें, क्योंकि यही नहीं है कि किट प्रोवाइड करें, उसके साथ साथ हमें पूरा उसको लागू भी करना जरूरी है। तो ये और वैसे भी ये देखो, वायरस तो इनविजिबल वायरस है, कहीं भी ऐसे तो नहीं है। तो ये तो सारी कंट्री में ये वाली दिक्कत तो सारी कंट्री में है, और हमारे इतनी नहीं है जितनी पर ये जरूर है कि ये इस तरह का इशू जरूर है कि हेल्थ केयर वर्कर भी इन्फेक्ट होते हैं और उनको भी कोरोना हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, और ख़ासतौर पर अगर हम जिक्र उस 6 महीने की छोटी सी बच्ची का करते हैं, उस केस में काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वो बता भी नहीं पाई कि मुझे कुछ है लक्षण, और उस स्थिति में ख़ासतौर पर जब हार्ट सर्जरी के लिए वो आई थी, तो उस हिसाब से अगर हम जाने, क्योंकि परिस्थिति साफ तौर पर नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है। आप हमको लगता है जहाँ तक कि 100 से भी 200% तक सभी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बेशक वो आपके स्टाफ के मेंबर्स हों या खुद जो आप डेली बेसिस पे शाम को जो है वो सारे दिन का डाटा लेके इवन गवर्नर तक बात करते हो। सो सब कुछ सभी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से इस स्थिति को देखा जाएगा, और अगर भविष्य की बात करते हैं जगत राम जी, तो बहुत ज़्यादा हमें लेकर चलना पड़ेगा, मुश्किल और भी आएगी। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है भविष्य में? पहले जो आपने सवाल उठाया जिसमें कि आपने उस बच्चे की बात की, वो बच्चा कहीं पंजाब में किसी हॉस्पिटल में लगभग 36 दिन के करीब दाखिल रहा। उसके बाद वो पीजीआई आया, पीजीआई में वो बच्चा वेंटिलेटर पे रहा। वेंटिलेटर पे जब लगा कि 1-2 दिन के बाद में उसका सर्जरी होना है, तो डॉक्टर ने सोचा, क्योंकि उसमें कोई लक्षण तो ऐसे कोरोना का था नहीं, जैसे कि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कोई फीवर है या कोई और भी कोई बात है, ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। तो फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो इसका कोरोना का भी टेस्ट करवा देते हैं। वो पॉजिटिव निकला। क्योंकि अब देखो, जो नंबर ऑफ पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनकी संख्या भी बढ़ रही है। कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना का सिम्टम होना कोई जरूरी बात है। तो वो पॉजिटिव निकला। उसके बाद में जो सारे हेल्थ केयर वर्कर वहां पे काम करते थे, चाहे डॉक्टर, नर्सिस, HA जो भी थे उस आईसीयू में काम करते थे, सबका टेस्ट करवाया गया एक का, और सबका टेस्ट जो था वो नेगेटिव निकला। तो इससे तो ये होता है कि वो उसको पहले से ही मतलब कोरोना था जो कि अनडिटेक्टेड रहा, जबकि उसमें कोई भी लक्षण नहीं था, ना वो सस्पेक्ट किया गया था। तो ये तो एक अच्छा हुआ ना कि भी उसको सस्पेक्ट ना भी करते हुए अंत में मतलब सोचा कि भी चलो इसका टेस्ट करवाते हैं। करवाने के बाद में वो
पता चला, क्योंकि अगर अनडिटेक्टेड रहता तो उससे ज्यादा हार्म हो सकता था। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है जगत राम जी। ठीक है, मैं आपके आती हूँ, लेकिन रमन चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जलंधर से। अगर रमन जी बात करते हैं, जिस तरह से जगत राम जी बता रहे हैं कि अब सिम्टम्स भी नहीं आ रहे, अगर जलंधर के पेशेंट की बात करते हैं तो कौन से ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनके सिम्टम्स नहीं हैं और आपके पास है? और सबसे बड़ी बात, कितना प्रेशर उन लोगों पे रहता है जिनके सिम्टम्स भी नहीं होते? सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है, क्योंकि घर में बैठे लोग सबसे ज्यादा इसी चीज से डर रहे हैं कि लक्षण नहीं है और फिर भी कोरोना है। जैसे आपने, जैसे डॉक्टर ने बताया, आने वाले टाइम में जिन लोगों को सिम्टम नहीं है वो हमें ज्यादा खतरा कर सकते हैं। वो डिजीज स्प्रेड कर देंगे विदाउट ये जाने हुए कि उनको भी बीमारी है। इसीलिए कोई भी हमारा पेशेंट जो हल्का सा इसको सिम्टम हो, उसका हमें चेक करवाना जरूरी है कि वाकई इसको कोरोना है या नहीं। अब इसकी बड़ी प्रॉब्लम यह है, जब हमारा पेशेंट आया है अपना दूसरा इलाज कराने के लिए, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल अपना रूटीन सारा काम कर रहे हैं जलंधर में। मेरे पास इस समय बहुत कार्डियक पेशेंट एडमिटेड हैं, काफी पेशेंट सिक भी हैं। जो भाई रूटीन आता है तो अंदर से डर लगा रहता है कि ये पेशेंट को कोरोना हो सकता है, चाहे उसको सिम्टम नहीं है। बिल्कुल जी। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारी टीम पूरी प्रिपेयर्ड होती है, फिजिकली पीपीई किट डालती है, पूरे हैंड वॉश किए जाते हैं, मास्क डाला जाता है ताकि हमें होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास रमन जी, लेकिन जगत राम जी भी हमारे साथ जुड़े। जैसे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता यही है और सबसे ज़्यादा खतरा जगत राम जी आगे चलकर ऐसे लोग ही बनने वाले हैं। अगर पीजीआई की बात करते हैं तो यहाँ पर रिसर्च भी हुई है और वो परीक्षण काफ़ी सफल भी हुआ है। सबसे पहले उसके बारे में भी जानेंगे और साथ में ये भी बताइए जो लक्षण नहीं आ रहे उसको लेकर किस तरह से यहाँ की एक्सपर्ट टीम जो है वो देखती हुई हालातों को नजर आ रही है। हाँ, जो आपने कहा कि जो जैसे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है जिसमें लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों ने तो ये डिसाइड किया है कि कोई भी पेशेंट हमारी इमरजेंसी में आ रहा है तो उसके लिए हमने एक मेडिकल की और एक सर्जिकल टीम बनाई है और कमेटी बनाई है जो डिसाइड कर रही है कि अभी तो हमें ये आवश्यक हो गया है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट होने की वजह से कि सबका टेस्ट जो इमरजेंसी में आते हैं उसकी लॉजिस्टिक को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि लोगों में और जो हेल्थ केयर वर्कर में काफ़ी भय हो गया है कि कोई भी मरीज, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम भी नहीं है तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरह की हम लोग लॉजिस्टिक बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इसको एप्लीकेबल करें कि सब जो पेशेंट इमरजेंसी में हमारे आए, चाहे मेडिकल का हो या सर्जिकल का हो, पर एक जो डायर इमरजेंसी है जिसमें कि हम वेट नहीं भी कर सकते हैं, उसमें हमने ये निर्देश दिए हैं कि उसको आप डायरेक्टली ऑपरेट करें और सारे मतलब प्रिकॉशंस लें, जैसे कि मास्क है, पीपी किट है, उसके साथ उसका आप सर्जरी करें या उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट करें और इन बिटवीन उसका जरूर आप सैंपल टेस्ट के लिए, कोरोना के टेस्ट के लिए भेज दीजिए। तो मतलब ये जगत राम जी ये है कि अब जो भी मतलब बेशक वो कोरोना का पीड़ित नहीं आया, वो इसके लिए नहीं आया, कोई और भी पेशेंट है तो सबके टेस्ट होंगे पीजीआई में, कोई भी एंटर कर रहा है इस तरह से तैयार है आगे? ये एक कहना बहुत असंभव है, क्योंकि अभी तो ओपीडी चालू नहीं हुई है, ओपीडी शुरू नहीं हुई है। ओपीडी में हमारे पास 8 से 12,000 मरीज आता था, तो ये तो असंभव होगा कि आप इतने मरीज का कुछ भी टेस्ट कर सकते हो। वहां तो सिर्फ पेशेंट को देखना ही होगा। और अगर कोई सर्जरी के लिए, मैंने तो ये कहा कि जो इमरजेंसी में हमारे टर्शरी केयर पेशेंट आ रहे हैं जिसमें काफी सारे सीरियस मरीज होते हैं, उसमें भी कुछ पेशेंट कोरोना के निकले हैं, तो उसमें हमारे लिए ये जरूरी हो गया है कि हम लोग उनका टेस्ट करवाएंगे, जो मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी के पेशेंट। उसके बाद में जब हमारी रूटीन सर्जरी शुरू होगी ओपीडी के चलने के बाद, उसमें भी हम देखेंगे कि किसमें हमारा हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है या जो सर्जरी करनी है या एडमिशन करनी है, उसके लिए भी हम लोग यूनिफॉर्मली कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं। पर इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने तो ये निर्णय लिया है कि हम कैसे ये शुरू करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट करने की बात नहीं है, इसके लिए जैसे
किट्स है और इसकी लॉजिस्टिक है कि मैन पावर भी टेस्ट करने के लिए चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें तय करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है जगत राम जी, इस पे भी आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जिसकी आपको भी जरूरत होगी, बहुत सारी डिमांड्स होगी। हमारे साथ रमन चावला जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं। अगर रमन जी बात करते हैं प्रेशर की चल रही थी, लोग अभी घरों में ऐसे हैं जिनको खांसी है, जुकाम है, लेकिन वो नहीं बता रहे। उनका डर, अगर सीधे तौर पर मैं बात करूं, एम्बुलेंस से है, जो टीम हमारी पीपी किट डाल के आती है, बेशक उसमें डॉक्टर्स हैं, वो बेशक उसमें सैंपल्स लेने की नर्सेज हैं, उनसे डर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, अगर बात करते हैं रूरल एरिया की, अर्बन एरिया की, स्थिति सबकी बिल्कुल सेम बनी हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो डर बना हुआ उसको कैसे निकाला जाए? तो देखिए, बेसिकली इंसान का नेचर है, वो कहता है मुझे बीमारी हो नहीं सकती, मुझे बीमारी है नहीं है, और मुझे उनको फालतू वहां जाके रख लिया जाएगा, मेरा फालतू इलाज कर दिया जाएगा और मैं जाना नहीं चाहता। सो बेसिकली इस डर को निकालने का डायरेक्ट तरीका है उनकी एजुकेशन। उनको समझाया जाए ये सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं है, पूरे नेशन के फायदे के लिए है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, हमें किसी का नुकसान नहीं होने देना है। अगर उनको समझाया जाए कि उनके फायदे के लिए तो है ही है, साथ में उनके फैमिली के मेंबर के फायदे के लिए भी है, तो काफी लोग समझ सकते हैं कि उनको इलाज करवाना चाहिए। छुपाने से नुकसान ही होगा। ये बात भी ठीक है कि सारे लोगों की जिंदगी का नुकसान नहीं होता है, पर काफी लोगों का नुकसान हो रहा है, खासकर जो ओल्ड एज हैं या छोटे बच्चे हैं। इसलिए ये एजुकेशन ही उनको निकाल सकती है डर से। कुछ भी और बात से उनके डर नहीं निकाल पाएंगे उनका। ठीक है रमन जी। जगत राम जी, अगर बात की जाए तो एजुकेशन की बात की जा रही है, लेकिन वो डर जो बना हुआ है बहुत बड़ा डर है। अगर मैं इससे पहले कह रही थी कि डिमांड्स बहुत सारी होगी, अभी रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होगी, क्या सभी चीज़ें आपके पास पूरी हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें अभी चाहिए, अगर स्थिति को देखते हैं? जो जहां तक हमारे पास जो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात है या हमारे सर्जिकल मास्क है, हमारे तो पीजीआई में हर एक गेट पे जो सर्जिकल मास्क है दिए जाते हैं और टेम्परेचर लिया जाता है और सैनिटाइज भी किया जाता है। और जहां जहां जिस चीज की जरूरत है, अभी हमारे पास लगभग महीने के लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। हमारे पास अभी तो पूरा प्रबंध है जी। और जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, जो जिसमें कि पहले हम बताते थे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जो होती है, उन लोगों में काफी कोरोना के लक्षण होते हैं और उसमें काफी पॉजिटिव केसेस आते हैं। इसके बाद में जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उसमें भी पॉजिटिविटी काफी होती है और जो भय है वो जरूर लोगों में है कि टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो एक स्टिग्मा लग जाएगा अगर पॉजिटिव होंगे। तो वो आपने बिल्कुल एक सही बात कही, जो दूसरे हमारे गेस्ट ने का अच्छा जवाब दिया। जी, सो वही उसी प्रेशर की बात करना चाहूंगी मैं, जो प्रेशर होता है मरीज पे, और ये भी जानना चाहूंगी जो मरीज पॉजिटिव है जगत राम जी, तो उनको कैसे हैंडल कर पा रही है आपकी टीम या डॉक्टर्स की बात की जाए, क्योंकि पीजीआई की बात करें तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एमरजेंसी में है वही ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं, अगर मेरी जानकारी सही है, क्योंकि बाकी ठीक है तो उनको बाकी आइसोलेट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर जो एमरजेंसी में है उन पर कितना प्रेशर होता है, किस तरह की स्थिति होती है, अगर कुल मिलाकर मैं जानना चाहूँ कोरोना पेशेंट की? जो हमारा कोरोना का है, हमारा बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव फैसिलिटी है जिसमें कि 200 बेड है। तो वो जो पेशेंट पॉजिटिव होता है तो अगर सेक्टर 16 या 32 से या कहीं चंडीगढ़ से कहीं से भी पॉजिटिव होता है तो उस फैसिलिटी में उसको रखा जाता है। और कुछ जो मरीज है हमारी अपनी इमरजेंसी से जिनका हम टेस्ट करवाते हैं वहां से भी पॉजिटिव निकलते हैं, तो उस फैसिलिटी में हम रखते हैं। तो ये एक तो एक्सक्लूसिव फैसिलिटी है, तो उससे मिक्सअप जो पेशेंटों का है नहीं होता है। और साथ साथ में ये हम लोग तो काफ़ी काउंसलिंग करते हैं, हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर्स उनकी काफ़ी काउंसलिंग करते हैं। साथ साथ में हमारे पास जो काफ़ी साइकेट्रिस्ट भी है, उसमें वो लोग उनके साथ काफ़ी काउंसलिंग करते हैं कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। और लगभग 90 से 95% पेशेंट तो माइल्ड होते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो उनकी काफी काउंसलिंग की जाती है और उनका जो डर है और जो भय है उसको
खत्म किया जाता है। सो वो वही बेहतर ही है शायद इसमें, कोरोना में अगर इस वायरस की बात की तो शायद बाकियों से लग इसीलिए। ठीक है रमन जी, मैं आपके पास आऊँगी। डॉक्टर रमन, अगर बात की जाए तो इस भय की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, सो उसी बीच अगर बात की जाए हालातों की, फिलहाल की स्थिति की, पेशेंट जो है वो आ नहीं रहे, खुद अपने आप से बता नहीं रहे। टेस्ट की बात करें तो वो प्रॉपर हो रहे हैं, उस तादाद में हो रहे हैं जितने होने चाहिए। इसके अलावा अगर ओपीडीज की बात करें, जो सेंटर ने सबसे पहले डिसीजन लिया था, जिनको बंद कर दिया गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत आई। कई शुगर के मरीज़ है, डायबिटीज़ है और कई डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ रही है। उस डिसीजन को देखते तो क्या कुछ कहेंगे? पहले मैं ये कह रहा हूं, समस्याएं आ रही थी, अब बहुत कुछ सॉल्व हो गया है। शुरुआत में हर एक को डर लग रहा था, लेकिन अब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी काम सारा कर रहे हैं, रूटीन सारे पेशेंट देख रहे हैं। जैसे बताया है, हर एक को हम मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। तो वो बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा रूटीन बीमारी कंसर्न है, क्योंकि अब सारे अब तक काम कर रहे हैं और रूटीन पेशेंट को देख रहे हैं विद प्रिकॉशंस। तो हमने वो प्रिकॉशन लेनी शुरू कर दी है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ रमन जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जगत राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे जी आपसे जानना चाहेंगे क्या हो रहा है रूटीन चेकअप? अगर चंडीगढ़ की बात भी करते हैं तो कुल मिलाकर अगर सभी ओपीडीज या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो बिल्कुल बड़े बड़े ताले अपने गेट पे लगा के बैठे हैं, बिल्कुल कोरोना का डर है उन्हें, हालात ऐसे हैं। और अगर बहुत कम समय जो है हमारे पास बिल्कुल आखिर का है, आखिरला सवाल आपसे ही लूंगी जगत राम जी, क्योंकि अगर लास्ट में पूछूं तो परीक्षण भी किया गया था सफल, उसके बारे में बता दीजिए, समय अंत का है। जहां तक जो रूटीन पेशेंट्स है, जरूर जैसे डायबिटीज के है या काफी सिस्टेमिक डिजीज के पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस की जरूरत है, तो ये मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि काफी हद तक इनकी सफरिंग हो रही है, क्योंकि कई इस कर्फ्यू के कारण और लॉकआउट के कारण वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो उनका रीजनल हॉस्पिटल भी है वो उनको देखने से इनकार करता है। कोई पता नहीं कि कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आ जाए, तो इस तरह का भय भी जरूर है। पर हम लोगों ने यहाँ पीजीआई से टेलीमेडिसिन का उपयोग किया है, जिसमें कि लगभग 100 या उससे ज्यादा कंसल्टेशन दी जाती है। जैसे कि कोई डायबिटिक का पेशेंट है, उसकी क्या डोज इंसुलिन की है या और दवाई की है, या पर हमारे हॉस्पिटल में काफी सारे पेशेंट आते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लगभग 750 के करीब अभी भी हमारे पास पेशेंट है जो इलाज करवा रहे हैं। उनमें से आईसीयू में भी हमारे पास 120 से ज्यादा पेशेंट है, पीडियाट्रिक में 150 के करीब पेशेंट है, और काफी सारे हमारे रेडियोथेरेपी 70-80 रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उनको दी जाती है। इसके कहने के बावजूद भी मैं ये मानता हूं कि काफी सारा असर हेल्थ केयर सिस्टम पे और पड़ा है। ठीक है जगत राम जी, आखिर में बहुत कम समय, बस सफल परीक्षण जो हुआ वैक्सीन का वो जानना चाहूंगी, जो असरअंदाज रही 6 मरीजों पे। आखिरला सवाल है, उसके बाद इजाजत लेंगे आपसे। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रायल था MW माइकोबैक्टीरियम W का, जो कि एक जिसको वैक्सीन कहा जाता है, एक्चुअली ये ट्रू वैक्सीन भी नहीं है, जैसे कि BC वैक्सीन जो होता है या दूसरे वैक्सीन होते हैं। ये तो एक अमीनो मॉड्यूलेटर है। इसमें क्या होता है कि जैसे पीजीआई में पहले जो सेप्सिस के लिए इसका ट्रायल हो चुका है, और उसमें देखा गया है कि जो इसी तरह से जो कोरोना है उसमें भी एक इन्फेक्शन है, इसमें जो साइटोकाइंस है उसका लेवल काफी बढ़ जाता है शरीर में जी। तो ये देखा गया है कि जो ये वाला जो MW ड्रग है, ये इस साइटोकाइन स्टॉर्म को डाउन करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए एक कारगर साबित हुआ है। तो उसमें ये एक प्री ट्रायल था और प्री स्टडी थी, क्योंकि उसमें तो एक सिर्फ सेफ्टी देखी गई थी। सेफ्टी तो एक अलग चीज होती है। सेफ्टी का मतलब है कि कोई इसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, जबकि इसका ट्रायल जो एम्स न्यू दिल्ली
भोपाल एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ के बीच में होना अभी शुरुआत होनी बाकी है। और इसकी इथिकल क्लियरेंस और ड्रग रोलर ऑफ इंडिया से जो क्लियरेंस है उसकी हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर रमन चावला जुड़ने के लिए और प्रोफेसर जगत राम जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।